गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके बेटा, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटीज है उनको समझा। ओके, आज अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे लंग्स में आल्वियोलीज तक जब एयर आ जाती है तो उनका डिफ्यूजन कैसे होता है, देन फिर जो गैसेज है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा। ओके बेटा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि डिफ्यूजन कैसे होता है गैसेस का। यहां बच्चों आपके सामने एक स्केच मैंने बना रखा है। टॉपिक है अपना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। बच्चों आल्वियोलर मेम्ब्रेन, जो आल्वियोलीज होती है उनके बाहर जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को लेके आती हैं। तो आल्वियोलीज में जब एयर पहुंच जाती है तो आल्वियोलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है गैस का, ऑक्सीजन का, किसमें? कैपिलरीज के ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है? डिफ्यूजन प्रेशर पर। किस पर डिपेंड करता है? डिफ्यूजन प्रेशर पर। और इस डिफ्यूजन प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं? इस डिफ्यूजन प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये कैसे मेजर होता है बच्चों? एयर क्या है? एयर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेस। एयर में कई सारी गैसेस होती हैं, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है कि एयर के कॉम्पोजिशन के अंदर किसी गैस का जो परसेंटेज है, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस के परसेंटेज या अमाउंट के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर होगी बात आपकी? पार्शियल प्रेशर को कैसे निकाला जाता है कि जैसे मान लो जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। ठीक है, और जो 21/100 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg होता है। कितना होता है? 760 mmHg। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 21% के से निकालेंगे अपन तो इसका आंसर आएगा 159 mmHg। यानी कि एयर के अंदर, यानी कि जो गैसेस का जो मिक्सचर है, ठीक है ना, एयर के अंदर जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन प्रेशर या जो पार्शियल प्रेशर है वो 21/100 इंटू 760 mmHg, आंसर आएगा 159 mmHg। यानी कि एयर के मिक्सचर में, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 mmHg होता है। अंडरस्टूड? तो बेटा पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होता है, तो जो गैस है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर डिफ्यूज हो जाती है। ओके बेटा, तो यहां पर बच्चों मैंने एक टेबल ड्रॉ की है। इस टेबल के अंदर, अच्छा इससे पहले एक चीज बताऊं आपको, फोर्स ऑफ पुल। बच्चों जो आल्वियोलीज होती हैं उनके मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोर्स ऑफ पुन कहते हैं। ओके, अब मैं यहां पर आपको टेबल बता देता हूं कि ये ऑक्सीजन के लिए और ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन के लिए एटमॉस्फेरिक एयर में, ऑक्सीजन के लिए एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 mmHg होता है। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 mmHg। फिर बच्चों एयर जब एल्वियोलीज में पहुंचती है तो एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 104 mmHg होता है। ओके, डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जब ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ऑक्सीजन को लेकर, तब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होता है। ठीक है बेटा, तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक जाता है तो टिश्यूज के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है टिश्यूज के अंदर और टिश्यूज से जो CO2 है वो ब्लड में आ जाती है। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, जो कि लेस देन CO2 के पार्शियल प्रेशर से है। टिश्यूज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 mmHg जो है पार्शियल प्रेशर रहता है, या सेल्स के अंदर 20 mmHg के आसपास जो है पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए CO2 का, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg होता है। अल्वियोलीज के अंदर ये लेस देन है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से लेस है ये।
एल्वियोलीज के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है। एंड टिश्यूज के अंदर भी 45 mmHg CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है। क्योंकि टिश्यूज और सेल्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो CO2 सेल्स और टिश्यूज से ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो ब्लड से अपने लो प्रेशर की ओर यानी कि टिश्यूज में, सेल्स में डिफ्यूज हो जाती है। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर जो है डिफ्यूजन होता है गैसेस का। ओके, अब बच्चों यहां पर मैंने एक एल्वियोलर सेक्शन के लिए एक स्केच बनाया है। ये स्केच देखिए आप, ये एल्वियोलर सेक्शन के लिए, ये एल्वियोली है बच्चों, ये एल्वियोलीज की ये बच्चों एल्वियोलीज की सेल्स है, ये स्क्वेमस सेल्स है, एल्वियोलर स्क्वेमस सेल्स है। ओके, ये बच्चों ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है ये, ठीक है। ये आरबीसीज है बच्चों, ब्लड सेल्स है, ये आरबीसीज है, और इनके बीच में ये जो है ये है बेसमेंट सब्सटेंस। ये क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। तो जब एयर एल्वियोलीज में आती है तो उस एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस करते हुए और ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम को क्रॉस करते हुए ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है अपने हाई पार्शियल प्रेशर के कारण से, और आरबीसी के साथ में अटैच जाती है। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से जो है एल्वियोलीज से फिर ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, और ये एक एल्वियोलर सेक्शन का स्केच है। ओके बेटा, यहां तक बच्चों आपको समझ में आया अगर तो हैंड रेज कर दीजिए, एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट तो नहीं है। ओके बच्चों, अब बच्चों आप 30 सेकंड के लिए वेट करना, मैं कैमरा चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, और दूसरे बोर्ड पे ले जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले एक चीज और बता दूं, तो यहां पर जो डिपेंड करता है गैस का डिफ्यूजन किस चीज पर, एक तो पार्शियल प्रेशर पर, डिफ्यूजन प्रेशर पर। ओके बेटा, सेकंड थिंग है एल्वियोलर मेम्ब्रेन, और थर्ड थिंग है ये ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम। तो ये कुछ एक फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के लिए डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब मैं कैमरा चेंज कर रहा हूं, आप वेट करना। नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सबसे पहले लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों 97% जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, Hb4 प्लस 4O2 यानी कि Hb4 प्लस O8, ठीक है। और 3% जो ऑक्सीजन है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, dissolved in plasma. Okay, 1 ग्राम
1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है बेटा, तो लगभग 100 ml जो ब्लड है वो 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन 5 ml ऑक्सीजन डिफ्यूज available to tissues। बच्चों यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी है, ध्यान से देखिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि जो ऑक्सीजन एंड CO2 है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों जितनी भी ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है एल्वियोलीज से ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में, 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है। हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है और क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ओके बेटा, Hb4 प्लस 4 ऑक्सीजन Hb4O8। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ठीक है बेटा, तो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन। ओके, 3% ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। 3% ऑक्सीजन, ध्यान रखना ये कॉम्पिटिटिव पार्ट है। 3% ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ओके बेटा, अब बात करते हैं अपन 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है। बच्चों जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है ये 1.34 ml ऑक्सीजन 1.34 ml, ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड के अंदर अप्रोक्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो इस 15 को अपन 1.34 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 20 ml, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन कैरी होकर ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन ये प्रैक्टिकली पता चला है, ये फाइंड आउट हुआ है कि जो 100 ml ब्लड है वो केवल 25% ऑक्सीजन ही टिश्यूज को, सेल्स को दे देता है, केवल 25%। तो यानी कि बच्चों 20 ml का जो 20 सॉरी बच्चों, यानी कि 20 ml ऑक्सीजन का 25% 5 ml होता है। तो ये कंपटीशन का पार्ट है कि जो 100 ml ब्लड के द्वारा केवल 5 ml ऑक्सीजन ही दी जाती है टिश्यूज को, सेल्स को। कितनी? 5 ml। ये ध्यान रखना बेटा, 5 ml जो है सेल्स को या टिश्यूज को अवेलेबल रहती है। ओके, तो ये बच्चों ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का तरीका है हमारी बॉडी के अंदर। अब मैं बच्चों आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें।
बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये एक्स एक्सिस है जो कि पार्शियल प्रेशर को बता रहा है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को बताता है, और ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है विद ऑक्सीजन, कि ये परसेंटेज बता रहा है कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया है। ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है कि शुरू में जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन का जो अटैचमेंट है हीमोग्लोबिन के साथ में वो भी बढ़ता है। ठीक है ना। और इससे जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है और एक टाइम के बाद में ये स्ट्रेट हो जाता है। इसे हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं कि एक टाइम के बाद में पार्शियल प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी सैचुरेशन लेवल पूरा हो चुका है तो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। अब इसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जब राइट की तरफ मूव करता है तो ये ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को बताता है कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में डिसोसिएट हो रही है। ठीक है ना। और यही कर्व अगर सीधा रहे, इधर रहे, ये तो राइट की तरफ मूव हो रहा है, अगर ये कर्व इधर है जैसे कि यूं चल रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अटैचमेंट को शो करता है। ठीक है बेटा। तो राइट की तरफ मूव करना यानी कि ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को शो कर रहा है हीमोग्लोबिन से, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। ओके बेटा। तो ये सिग्मोइड होता है। ओके। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। जैसे कि अगर मैं सेल्स या टिश्यूज की बात करूं तो उसमें हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, लो पीएच, टिश्यूज या सेल्स में लो पीएच रहती है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है। और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो ये सब फैक्टर क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है ना। यही मैं अगर बात करूं जो है लंग्स के अंदर, आल्वियोलीज के अंदर क्या होता है कि PCO2 लेस होता है, कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, पीएच ज्यादा होती है, टेम्परेचर लो होता है। ठीक है ना। तो ये सब फैक्टर क्या करते हैं, उस समय ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ में अटैचमेंट को इंप्रूव करते हैं, बढ़ावा देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। आगे बात समझ में। तो बच्चों मैं ये एक बार देख लीजिए, मैं रफ करके ये फैक्टर्स लिख देता हूं आपको। ठीक है बेटा, मैं ये रफ कर रहा हूं और फिर फैक्टर्स बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर और हैं जो देखो सेल्स या टिश्यूज के अंदर, जो सेल्स टिश्यूज हैं वहां पर क्या कंडीशंस होती है जो ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को कॉज करते हैं। ठीक है। तो इसमें अपन लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट हाई PCO2, ठीक है, लो PO2, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके। फोर्थ हम लेते हैं बेटा हाई टेम्परेचर, और फिफ्थ हम लेते हैं लो पीएच। ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से, उसके रीजन क्या है, एक तो हाई PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड लो PO2 लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ है हाई टेम्परेचर एंड फिफ्थ है लो पीएच। ये सब फैक्टर हैं जो कॉज करते हैं ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को। अब लेते हैं हम इन एल्वियोलीज।
एल्वियोलीज के अंदर क्या क्या फैक्टर्स जो हैं कॉज करते हैं ऑक्सीजन के अटैचमेंट को? एक तो है लो PCO2, सेकंड है हाई PO2, यहां P फॉर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और थर्ड हम लेते हैं लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। और फोर्थ हम ले रहे हैं लो टेम्परेचर। और फिफ्थ हम ले रहे हैं बेटा हाई pH। ठीक है बेटा। एल्वियोलीज के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, लो टेम्परेचर होता है और हाई pH होती है। तो ये सब फैक्टर कॉज करते हैं ऑक्सीजन के अटैचमेंट को हीमोग्लोबिन के साथ में। अब बच्चों एक मैं इफेक्ट बता रहा हूं, बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या है? ध्यान से देखना, बोर्स इफेक्ट, ध्यान रखना ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। बोर्स इफेक्ट क्या है बच्चों? जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ में सेल्स या टिश्यूज तक पहुंच जाती है तो वहां पर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के कारण से ऑक्सीजन जो है डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से। इसे हम क्या कहते हैं? बोर्स इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्स इफेक्ट कहते हैं। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखना आप, बोर इफेक्ट क्या है। दूसरा ये भी देखा गया है कि रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है तो उसमें 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। क्या बनता है? 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ये भी कंपटीशन का पार्ट है। 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट के बनने के कारण से भी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन से। ओके बेटा, तो ये बच्चों ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में था, एवरीथिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टाइम है बच्चों अपने पास में अभी भी, तो फटाफट अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपका फाउंडेशन मजबूत हो, 11th की स्टडीज आपकी अच्छी हो, है ना। तो इसीलिए मैं बायो में कॉम्पिटिटिव पार्ट को भी ऐड करता हूं। तो एनसीईआरटी तो कवर होता ही है आपका, जो सिलेबस है आपका, साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है। %70 CO2 एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। और 20 से 25% जो CO2 है एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ओके, और जो 7% CO2 है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। ओके बेटा, बच्चों ध्यान से देखिए, CO2 का जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। 70% जो CO2 है, 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ब्लड से लंग्स तक यानी कि एल्वियोलिस तक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। 20 से 25% जो है एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन,
कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन यानी कि जो हीमोग्लोबिन का एमीन ग्रुप है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड बना लेता है और क्या बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, 7% जो CO2 है इन डिजोल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, 7% जो CO2 है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है। ओके बेटा। बच्चों अपने पास में 9 मिनट हैं, आप लास्ट तक बने रहना, इस टॉपिक को मैं जल्दी से समझाता हूं। बच्चों कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं, क्या होता है, पहले बाइकार्बोनेट के समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। बच्चों आप लास्ट तक बने रहना, ये रिएक्शंस हैं जो मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं आपको। वैसे बच्चों ये चैप्टर अब ज्यादा बड़ा नहीं रहा है। हाँ बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये टॉपिक हो जाए उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो कल से आपकी हॉलीडेज हैं 5 डेज के लिए, उसके बाद जैसे ही अपनी एक क्लास होगी तो उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट तक बने रहना, ध्यान से सुनना आप, 7 मिनट्स हैं अपने पास में। ठीक है बच्चों, होता क्या है कि जब CO2 रिलीज होती है, जब CO2 रिलीज होती है तो आरबीसी के अंदर, ठीक है ना, CO2 क्या करती है, सेल्स या टिश्यूज से, सेल से रिलीज होगी तो टिश्यू फ्लूइड में आ गई, टिश्यू फ्लूइड से फिर ब्लड में आ गई, और ब्लड में आने के बाद में ये आरबीसी में एंटर हो जाती है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये जो CO2 है ये वाटर के साथ में रिएक्शन करती है, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है बेटा, अब ये H2CO3 स्प्लिट होता है और क्या बन जाता है, H+ आयन अलग हो जाता है और HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो H+ है ये हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बनाता है और क्या बना लेता है, H.Hp, यानी कि ये हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है। ये जो HCO3- है ये आरबीसी से बाहर डिफ्यूज हो जाता है, HCO3- यानी कि ये जो बाइकार्बोनेट है ये आरबीसी से बाहर आ जाता है ब्लड के प्लाज्मा में। ठीक है, वहां पर जो सोडियम आयंस हैं ये HCO3- सोडियम आयन के साथ में रिएक्शन करता है। क्या करता है, सोडियम आयन के साथ में रिएक्शन करता है, बॉन्ड बना लेता है और क्या बना लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब जो CO2 है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अल्वेओलिस तक जाएगा। ठीक है, और वहां जाके ये फिर से स्प्लिट हो जाएगा और CO2 को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो बच्चों जब आरबीसी से HCO3- यानी कि जो बाइकार्बोनेट है आरबीसी से जब बाहर निकलता है तो आयनिक इनबैलेंस हो जाता है, तो ब्लड के प्लाज्मा से जो Cl- है, जो क्लोराइड आयन है, वो आरबीसी के अंदर चले जाते हैं फॉर द आयनिक बैलेंस। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जब बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है, तो प्लाज्मा से जो Cl- क्लोराइड आयन है वो आरबीसी में मूव कर जाते हैं फॉर द आयनिक बैलेंस।
इसे हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और इसे हम हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। ओके बेटा, बच्चों 4 मिनट्स हैं। मैं आपको आगे एक और पॉइंट है इसमें, एक हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट क्या है? हेल्डेन इफेक्ट क्या है कि बच्चों जब जो ब्लड है CO2 को लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब अल्वियोलिस तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर जो CO2 का डिसोसिएशन होता है, वहां जो फैक्टर्स हैं, हाई PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो PCO2 है, लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है, हाई pH है, लो टेम्परेचर है, तो इन सब कारणों से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। एक बार बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से जो डिसोसिएशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से जो डिसोसिएशन है, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आज हम इतना ही करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में यानी कि नए साल में करेंगे। ओके बेटा, आपको कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, वैसे 2 मिनट ही रिमेनिंग है।